गुड मॉर्निंग बच्चों, 10th क्लास। इसके पहले वीडियो में हमने खंड का सेकेंड चैप्टर आय व्यय और बचत ख़त्म किया था। वो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको हम देते हैं, वो आप लोग करते रहिएगा। अब खंड खा पर चलते हैं। खंड खा का पहला चैप्टर जल के स्रोत तथा उपयोग। खंड का से घर की सफाई और सजावट वाला चैप्टर आपका कट गया है। खंड खा में आइए। खंड खा का पहला चैप्टर जल के स्रोत तथा उपयोग। इसमें जल क्या है, जल का संगठन, शरीर के लिए जल का क्या महत्व है और जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो जल क्या है बच्चों? जल, ऐसे तो आप कहते हैं जल पानी है, लेकिन जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना है। ये शुद्ध जल, और जल में जल क्योंकि आसानी से अपने अंदर अन्य पदार्थों को घोल लेता है, घुलित पदार्थों को, इसलिए जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी, बहुत सारे लवण भी घुले हुए होते हैं। लेकिन शुद्ध जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O इसका रासायनिक सूत्र है। जल की हम सभी को आवश्यकता होती है प्यास बुझाने के लिए। जल क्योंकि शरीर की नैसर्गिक आवश्यकता है प्यास बुझाना, इसलिए हम लोग प्यास बुझाने के लिए भी जल का उपयोग करते हैं। और हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% भाग जल का ही है। और हमारे पर्यावरण में भी 3/4 भाग जल ही है। समुद्र के रूप में, नदियों के रूप में जल पाया जाता है। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल से हम अपने सारे दैनिक क्रियाकलाप भी करते हैं, शरीर के लिए भी आवश्यक है। और जल के माध्यम से फसलों का उत्पादन भी करते हैं। जितनी फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको जल की आवश्यकता होती है। अगर जल ना मिले तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फसलों का उत्पादन नहीं होगा। विद्युत उत्पादन, जो बिजली का उत्पादन होता है, वो भी जल के माध्यम से होता है। तो जल का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। अब आइए देखते हैं शरीर और स्वास्थ्य के लिए जल का क्या महत्व है। जीवन में तो हमारे जल का बहुत उपयोग है और हमारे शरीर में भी जल का बहुत उपयोग है। आइए देखते हैं शरीर में जल का क्या उपयोग है। सबसे पहली चीज तो है प्यास बुझाने के लिए जल की उपयोगिता है। प्यास शरीर की नैसर्गिक आवश्यकता है। हम सभी को जब जल की आवश्यकता होती है तो प्यास लगती है और पानी पी करके प्यास बुझती है। दूसरा है कोशिकाओं और अंगों के निर्माण के लिए। कोशिकाओं का तरल पदार्थ, कोशिका द्रव, जल के माध्यम से ही तरलता उसको मिलती है और हमारी कोशिकाएं जीवन के सारे कार्य करती हैं। जीवित रहने का गुण, अगर कोशिका से जल को निकाल दिया जाए तो कोशिका मृत हो जाएगी, क्योंकि कोशिका द्रव में जल की मात्रा पाई जाती है। अगला है रक्त को तरलता प्रदान करना। रक्त का प्लाज्मा, रक्त में तरल भाग है। रक्त को तरलता अगर ना प्रदान करे, जल अगर ना रहे तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा और रक्त वाहिनियों में रक्त का बहाव या परिसंचरण धीमी गति से होगा या रुक जाएगा, तब हमारे जीवन को खतरा हो सकता है। तो रक्त को तरलता प्रदान करने में भी जल सहायक होता है। पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना। पाचन क्रिया में भी जल सहायक होता है। पाचन अंगों से विभिन्न स्राव जो निकलते हैं, जैसे मुख में लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं, आमाशय में आमाशयिक रस बनते हैं, छोटी आंत में आंत्र रस, पित्त रस, अग्नाशयिक रस, ये सब रस जल के माध्यम से तरल होते हैं और पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। दूसरी चीज, अगर हम एकदम सूखा कोई चीज खाते हैं तो उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता। जल के माध्यम से और पाचन अंगों के स्रावों के माध्यम से ही उसका पाचन अच्छे ढंग से होता है। अगला है ग्रंथियों के स्राव में सहायक। शरीर में कई प्रकार
प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों में बनने वाले स्राव जल के माध्यम से तरल बनते हैं और ग्रंथियों के स्राव में सहायता मिलती है। जब ग्रंथियां अपना स्राव जो बनाती हैं वो भोजन में या विभिन्न अंगों में किस तरह से स्रावित करती है, ये जल के माध्यम से ही होता है। शरीर के ताप का नियमन, शरीर का तापक्रम बहुत अधिक होता है, जल के माध्यम से ताप का नियमन बना रहता है। पसीने के रूप में जल बाहर निकलता है, शरीर को ठंडा करता है, फिर जल पी करके शरीर के ताप का निर्मल होता है, ताप नियंत्रण रहता है। अगला है व्यर्थ पदार्थों के विसर्जन में सहायक। शरीर में कुछ व्यर्थ पदार्थ भी बनते हैं, जैसे भोजन के पाचन और शोषण की क्रिया के पश्चात, चयापचय की क्रिया के पश्चात कुछ अवशेष पदार्थ बचते हैं। मूत्र के रूप में कुछ व्यर्थ पदार्थ बाहर निकलते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं, और हम निःश्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं प्रश्वसन और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन की क्रिया, उसमें भी जलवाष्प की मात्रा होती है। तो ये सब व्यर्थ पदार्थ जो हैं ये शरीर से बाहर निकलते हैं, जल के माध्यम से ही घुल करके शरीर से बाहर निकलते हैं। रक्त पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से उत्सर्जी पदार्थों को ले करके रक्त में मिल करके उत्सर्जी पदार्थ ये विसर्जन अंगों तक या उत्सर्जी अंगों तक आते हैं, जहाँ से समय समय पर शरीर उनको बाहर निकालता है। तो ये जल के माध्यम से ही सहायक होता है, जल में घुल करके ही व्यर्थ पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगला है त्वचा को कोमल और चिकना बनाने में सहायक। हमारी मांसपेशियां जल के माध्यम से सुविकसित होती है, कोमल और चिकनी बनती है, त्वचा हमारी चिकनी बनती है। अगर जल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, इसीलिए जल अधिक से अधिक पीना चाहिए। कम से कम 4 या 5 लीटर जल दिन भर में उपयोग में लाना चाहिए। अगला है जल के सेवन से सुस्ती, थकान और उदासीनता दूर होती। कहीं से हम थक कर के आते हैं, हाथ पैर धो करके थोड़ा पानी पी लेते हैं कुछ खा करके, तो हमारी थकान दूर होती है, सुस्ती दूर होती है, आलस दूर होता है। तो जल के माध्यम से हमें सुस्ती, थकान और उदासीनता दूर होती है हमारी। जल से स्नान करने से हम स्वच्छ और स्वस्थ बने रहते हैं। शरीर पे पसीना होता है, शरीर से बाहर निकलता है पसीना, तो त्वचा के ऊपर पसीना जमता रहता है और धूल, मिट्टी, गंदगी ये सब उस पर चिपक करके मैल का रूप ले लेते हैं। अगर हम स्नान न करें तो रोम छिद्र बंद हो जाएंगे और त्वचा की गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो स्नान करने से शरीर का मैल जो है वो दूर होता है, साफ होता है, रोम छिद्र खुल जाते हैं और पसीना बाहर निकलता है, जिससे हम स्वस्थ और स्वच्छ बने रहते हैं स्नान करने से। ये शरीर के लिए जल का महत्व है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ते हैं।